जिसको गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण कह रहे हैं, उसके लिए भूख प्यास नहीं थी। अभी आपने कहा कि मेरे चलाए कुछ चल नहीं रहा है, इस बात का क्या मतलब? वो अभी अनुभव में नहीं है। जब मेरे को चलाए चल ही नहीं रहा है तब मैं बिस्तर से उठूँ ही क्यों? ये मुझे समझ में आया एक पॉइंट पे आके कि नहीं यार, ये खतरनाक है, ये फंसाने वाली है। तो यहाँ पे कोई फ्री विल नाम की चीज़ है? भ्रम। तो आप डेथ को कैसे देखते हैं? हम पागल बनाएंगे अपने आप को अगर हम कहेंगे डेथ की प्रिपरेशन हो रही है तो। विचार हमारे लाए नहीं आते, अपने आप आते हैं। इसको अनुभव से जानना जरूरी है। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज? दोनों ही नहीं। तुम प्रेम ही ढूंढ रहे हो, प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं। तुम प्रेमी हो जाओ, प्रेमी अपने आप मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी और एम्बिशन क्या साथ में चल सकते हैं? एम्बिशन इज ग्रीड। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र शाह है और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है कि जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ कहाँ होए। तो जो सुख आपके अच्छे लोगों के साथ जो मिलते हैं वो शायद आपको कई बार सही तरीके से बाकी चीज़ें नहीं मिल पाते हैं। दुनिया में बहुत तरह के नशे होते हैं और बहुत तरह के सुख भी है, और जिसमें एक सुख है विचार के लेवल का सुख, उसको ज्ञान का लेवल का सुख कहते हैं। और पता नहीं, मेरे को बचपन से ही शायद ज्ञान से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, इसलिए मेरी इस यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग टकराए जो जिनसे मुझे सीखने को मिला, जिनसे मुझे जानने को मिला और जिनसे मेरी लाइफ काफ़ी प्रभावित रहा, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। और तो उसी लर्निंग को या उन लोगों से मुझे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला, तो मैं उसी नॉलेज के मैं आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं। तो हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया और ये पॉडकास्ट का है, और मुझे कुछ लोगों से मिलने की बड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मुझे उनसे दोबारा मिलना है, उनसे दोबारा बातें करना है या उनसे डिस्कस करना है। तो एक बहाना नहीं मिल रहा था, तो आज एक रीज़न मिला, दैट इज़ कॉल्ड पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट के थ्रू हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आप लोगों को इन्जॉय करेंगे आप लोग, और आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारा प्यार हम लेन देन करेंगे। सो आज फर्स्ट पॉडकास्ट का जो हमारा गेस्ट है विशाल जी। सो विशाल, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, स्वागत है। तो विशाल, हम एक मित्र की तरह है, फर्स्ट हमारा रिलेशन नहीं है, दूसरा मेंटोर की तरह है विशाल मेरे, और काफ़ी दिनों से हम जुड़े हुए, काफ़ी जो के लाइफ में हमें पता है इन्फॉर्मेशन। मैं चाहूँगी विशाल के विचार आप भी सुने और आपको भी वो ज्ञान का सुख मिले या जीवन सिंपल हो या सरल हो जो मुझे उसका बेनिफिट मिला। सो विशाल, आपके बारे में तो मैं जानता ही हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस भी जाने। तो मैं प्रोफेशनली शायद आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊँगा, बट शायद आपको आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दो तरीके विशाल मैंने नोटिस किया है, एक तो अध्यात्म में आने से पहले वाला विशाल और एक अध्यात्म के बाद जो विशाल अभी बन के आया है। दोनों को अगर ब्रीफली अगर जानना हो तो कैसे आप बताएंगे दोनों विशाल के बारे में? बेहोशी और होश। अरे वाह। तो एक जीवन ऐसा जहाँ ये भी नहीं पता कि क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। बस जैसी दुनिया जीती है वैसा हमें भी लगता है ऐसे ही जीना चाहिए, तो इसलिए ऐसे जी रहे हैं। तो एक ये जीवन, और तब ये भी नहीं पता, मतलब आप ये कह सकते हो बस चल रहा है, क्या चल रहा है नहीं पता है। और आप बता तो सबको सब कुछ रहे हो कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, Correct. पर एक्चुअल में पता कुछ भी नहीं है। करेक्ट। इसको मैं कहूँगा अध्यात्म से पहले वाला विशाल। फिर ट्रांजिशन जर्नी जहाँ पे कुछ समझ में आने लगा, कुछ बेहोशी वगैरह वगैरह। अब ये तो नहीं कह सकते होश पूरा हो गया, पर हाँ होश इतना ज़रूर हुआ कि ये समझ में आने लगा जीवन क्या है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, हम क्या जी रहे थे और मैक्सिमम लोग दुनिया में क्या जी रहे हैं, ये समझ में आने लगता है। तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है बेहोशी और होश में। तो विशाल, हम जितने भी किसी का पॉडकास्ट सुनते हैं या जब भी हम किसी ऐसे पर्सन की बातें करते हैं जो आध्यात्मिक लाइन में हो, तो बहुत सारा हमें अलौकिक ऐसे स्टोरी सुनने को मिल जाते हैं या ऐसी घटना सुनने को मिल जाता है जो ट्रांजिशन पीरियड में हुआ होता है। तो आपको कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि कोई अलौकिकता है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। मैं तो कह रहा हूँ जो भी प्रपंच थे वो भी छूटने लगे। सहजता है।
शांति है, सहजता है, सरलता है। ओके। मुखौटे हटने लगे हैं, जेन्युइननेस आने लगी है, बढ़ने लगी है। तो मैं आपकी उस स्टेट को जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक अच्छे खासे स्टेबल जॉब चल रहा हो एक ऐसे कंपनी में जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है, एक ऐसा डिग्री आपने किया, फिर जॉब कंटिन्यू चल रहा है, फैमिली भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट ऐसा क्या मन में वो हुआ कि जहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ या एक इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था? देखिए, अंदर की बेचैनी को कोई समझ नहीं सकता आसानी से, और दुनिया तो जानती नहीं है। दुनिया तो यही कहती है कमाना है, इकट्ठा करना है, तुम्हारा नाम है, इज्जत है संसार में, बढ़िया टॉप कंपनी में काम करते हो, इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, तो सब कुछ अच्छा है, परेशानी क्या है? अब किसको बताएं अंदर क्या परेशानी, क्या हलचल है? वो काम पैसे के लिए कर रहे हैं, उसमें गहरा उतरा नहीं जाता, कोशिश करके भी नहीं उतरा जाता अंदर, और कहीं कहीं डर बना रहता है, ये काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो नहीं हो पाया तो क्या होगा, प्रमोशन नहीं होगी तो क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें, ना जाने कितने डर पलते रहते हैं। अब ये तो दुनिया ये सब देखने के लिए राजी नहीं है, पर ये अंदर तो दिखाई देता है आदमी को। मुझे तो दिखने लगा था। तो अब दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है, एक स्टेबल फैमिली है, अपना घर है, आप एक जगह काम कर रहे हो, आपके 2 प्रमोशंस भी हो गए हैं, 8 साढ़े 8 साल आपने बिता लिए, सब ठीक है, दिखने में सब ठीक है, अंदर तो हलचल, बेचैनी, अशांति सब पल ही रही है ना, क्या करें। मिसाल अभी आप जो एक बार बार वर्ड यूज़ कर रहे बेचैनी, तो उस बेचैनी को कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो मैं आध्यात्मिक लाइन में आने का रुझान में लोगों को देखता हूँ, सब में कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट होता है कि एक दर्द उनको दिखा, एक सफरिंग दिखा, एक लोनलीनेस दिखा, एक बेचैनी दिखा। तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे? वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इतनी बेहोशी में जीते हैं कि कभी उनको ये भी नहीं पता लगता कि वो बेचैनी में ही हैं, उनको रेस्टलेसनेस है, उनको लोनलीनेस है। इतना देखने के लिए समय नहीं मिलता आदमी को। वो कहता है मुझे ये सब हासिल करना है, यहाँ दौड़ना है, वहाँ दौड़ना है, तो वो रुक के इतना भर देखने लायक भी नहीं होते। और मैक्सिमम केसेस में देखता हूँ मैं कि जब कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जहाँ वो कोई एस्केप मैकेनिज्म नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि छोटी मोटी सिचुएशन के लिए तो एस्केप कर लेता है आदमी। हमारे पास बहुत सारे एस्केप मैकेनिज्म है। हमारे पास क्रिकेट है, क्रिकेट देखना बहुत मजा आता है, हमारे पास पत्ते हैं खेलने के लिए, हमारे पास दारू है पीने के लिए, है ना, और हमारे पास और जितने भी बहुत सारे शॉपिंग है। तो हो सकता है मेल अलग वो करते हो, फीमेल अलग करती हो, पर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए कि जो दुख आता है हम उसको इन सब चीजों से ढक देते हैं, एस्केप। तो हमको कभी पता ही नहीं लगता कि कितनी बेचैनी पल रही है। बेचैनी आती है तो ढक देते हैं, यानी जो बेचैनी जिसको मैं दुख बोलता हूँ उसको ढक देते हैं किसी टेम्पररी सुख से, और जब ढक देते हैं तो दुख महसूस नहीं होता। फिर कहते हैं नहीं, जीवन तो यही है, सुख पाने का नाम है। तो जिंदगी भर वो बेचैनी ही पलती रहती है, कभी भी उस लेवल पे बेचैनी दिखती नहीं। वो दुख कभी इतना विजिबल नहीं होता जितना होने की नीड है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो लोग ये भाग रहे हो ना जिंदगी में, एक बार 2 दिन रुक के देखिए अपने साथ, कुछ मत करिए 2 दिन, और आपको पता लगेगा बेचैनी का सागर है आपके अंदर। ये मैं अनुभव करके देख चुका हूँ, और जितने भी लोग बेहोशी में जीते हैं उनको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूँ। आप भी करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। और जब मैं मजा बोल रहा हूँ तो क्या एक्सप्लेन करूं, करके देखना, फिर बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि विशाल का जो कृपा वर्ड आते हैं ना तो ये कृपा वर्ड यहीं से आते हैं कि आपको अभी और चाहिए दुख। तो अध्यात्म में कई बार दुख को एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। और तो मैं फिर से सवाल को रिपीट हो रहा है, तरीका मेरा अलग है कि आप दुख क्या है, और क्या लोनलीनेस दुख है या कुछ और भी है? लोनलीनेस दुख का ही एक पार्ट है, एक तरीके का, है ना। हम मोटी मोटी इस चीज़ को या तो दुख बोल देते हैं, बेचैनी बोल देते हैं, रेस्टलेसनेस बोल देते हैं, सफरिंग बोल देते हैं, ठीक है। लोनलीनेस उसका एक दिखने का एक तरीका है। दोनों को सेम तो नहीं बोलेंगे, लोनलीनेस भी दुख है निश्चित तौर पे। तो आप यही कहिए कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है, एक तरीके का खालीपन है जिसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी भर।
एक तरीके का खालीपन हमारे अंदर पड़ा है जिसको हम जिंदगी भर भरने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हमें दुनिया में विजिबल जो चीज़ें दिखाई देती हैं तो हमको लगता है इससे भर जाएगा, उससे भर जाएगा, तो हम वही सब इकट्ठा करके उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। और उस पूरे प्रोसेस में जो हम इकट्ठा करते हैं, जब उसके छूटने का नंबर आता है, यानी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि अब ये वैसी नहीं रह सकती, जैसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और सिचुएशन ऐसी आई कि अब ये पैसा मैं उतना होल्ड करके नहीं रख सकता, तो दुख आता है, भर भर के आता है। तो एक खालीपन हम सबके अंदर है जिसको देखना पॉसिबल नहीं है। जब दुख आता है तब हमको समझ में आता है कि एक खालीपन है अंदर जिसको भरने की कोशिश की जा रही है दुनिया की चीजों से, और ये अटेम्प्ट इनफाइनाइट, मतलब जब तक जीते हैं तब तक करते रहते हैं। और टेम्पररली ऐसा लगने भी लगता है कि हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, खुशी मिल रही है, पर जैसे ही वो खुशी जाती है, यानी वो पलट के दुख में कन्वर्ट होती है, वो तुरंत खालीपन, बेचैनी और सब पिक्चर में आने लगता है। और आदमी क्या कर रहा है, एस्केप मैकेनिज्म का इतना यूज कर रहा है कि उसको वो बहुत अच्छे से देख नहीं पाता इस चीज को। इसलिए जब दुख एक सीमा से बढ़ जाता है और वो एस्केप मैकेनिज्म फॉलो भी नहीं कर पाता, तब जाके कहीं उसको बेचैनी का एहसास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ऐसा मेरा अनुभव है और बहुत लोगों का मैंने अनुभव देखा है ऐसा। और फिर कहीं एक पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दुख के बाद कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग और कोई मेंटल हेल्थ डिसीज हो जाती है, या सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो भगवान को कोसने लगते हैं, कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा था तेरा, तू क्यों कर रहा हमारे साथ ऐसा, कुछ ऐसा होने लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होने लगती है। उसमें से एक छोटी कैटेगरी जिसको हम स्मॉल परसेंटेज बोलें, वो क्या करती है, वो इस तरफ आ जाती है। वो कहती है यार ये दुख है तो कोई कारण तो होगा, कोई कारण होगा, और कारण होगा, वो कारण पकड़ में आए तो उसका कोई निवारण भी होगा। मैं भगवान बुद्ध की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, है ना। दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, और निवारण है वो जो रास्ता फॉलो करके निवारण होता है तो मुक्ति हो जाती है, यानी दुख से मुक्ति हो जाती है। तो वो कहते हैं, तो मैंने इसको कुछ हद तक फॉलो किया है, जितना भी किया है। दुख मुक्त तो नहीं हूँ, पर हाँ इतना समझ में आता है कि दुख बहुत रूट लेवल पे कम होने लगता है, क्योंकि आपको असली बात समझ में आए। तो हम में से मेजॉरिटी लोग तो ये देखने के लिए कभी राजी नहीं होते। जहाँ थोड़ा सा राजीनामा आया तो आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा जिंदगी का, जो बहुत अलग है, जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। मैं तो यही कह सकता हूँ अपनी इस यात्रा के अनुभव के हिसाब से। तो आपने बताया कि उस खालीपन को हम पूरा तरीका लगाते हैं भरने का, बट अफसोस की बात है कोई कभी भरता नहीं है, बेचैनी और बढ़ जाती है। मुद्दे की बात तो ये, राइट। तो क्या आप कुछ ऐसा दे सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसा रियलाइजेशन है कि एक सही तरीका भी उस खालीपन को भरने का? उस खालीपन को भरने का एक ही तरीका है, वो है शांति, और कोई तरीका नहीं है। और शांति कभी एक्सटर्नल नहीं होती, वो हमेशा इंटरनल होती है। शांति एक्सटर्नल नहीं होती। अब सवाल ये उठता है शांति आती कैसे है? तो वो सब समझना पड़ेगा, वो तो पूरा प्रोसेस है एक तरीके से। तो पहले ये जानना पड़ेगा अशांति क्यों है। शांति नहीं है मतलब अशांति है, अशांति क्यों है। तो जब ये समझेंगे अशांति क्यों है तो उसके कारण समझ में आएंगे, वो कारण समझ में आएंगे तो उस पर काम किया जाएगा, काम किया जाएगा तो अशांति दूर होने लगेगी, अशांति दूर होने लगेगी तो शांति आएगी। और जो शांति आएगी, तो शांति ऐसी चीज है कि वो ढकती नहीं है, वो असली चीज है, वो अंदर है, इनहेरेंट है। तो जब अशांति दूर होती है तो जो असली पड़ा होता है वो सरफेस पे आने लगता है, जिसे हम शांति बोलते हैं। ये शांति से दुख हटने लगता है। हालांकि ये शांति भी एक सीमा तक हेल्प करती है, उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं मदद नहीं कर पाती है, तो हमें उससे बड़ा चाहिए उसके बाद। बट हाँ, शुरुआती दौर के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका रिप्लेसमेंट सिर्फ शांति है, असली शांति, नकली नहीं, क्योंकि नकली शांति भी होती है बहुत लोगों के पास, असली शांति। विशाल, अभी 10 से 15 मिनट का हमारा कन्वर्सेशन हुआ है, और जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, हम ज़्यादातर या तो सफरिंग की बातें कर रहे हैं, या तो खालीपन की बातें कर रहे हैं, या उसको कैसे है। तो क्या अध्यात्म सही में इसी के आसपास घूमता है, या कुछ इसमें यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके आगे जाता है। बट अगर शुरुआत यहाँ से हो तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि हमको ये समझ में आएगा, अगर अध्यात्म को हमने कहीं दूर की कोई चीज़ बना दी, अगर हम ये गलत फहमी पालेंगे ये बहुत दूर की कोई चीज़ है, तो हम अपनी कल्पनाएं करते रहेंगे अध्यात्म के नाम पे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अध्यात्म यहाँ कल्पना का नाम नहीं है। आपके डे टू डे लाइफ का जो दुख है, उसका हर जवाब अध्यात्म में है।
अच्छा, इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं और इसलिए मैं यही सब बातें करता हूँ। द बेस्ट मेडिसिन। ओके, द बेस्ट मेडिसिन, द ओनली मेडिसिन आई वुड से। बेस्ट भी क्या, क्योंकि बाकी क्या करती है, सरफेस लेवल पे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ठीक करती हैं और अंदर के जो घाव हैं वो कभी भरते नहीं। अंदर का घाव भरने का नाम अध्यात्म है। विशाल, मैं कई बार बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो ऐसे ही पर्सनल लेवल पे तो मुझे कि क्या अध्यात्म भी कहीं ना कहीं एक नया आइडेंटिटी बनता जा रहा है बहुत लोगों के लिए? बन सकता है। जैसे दुनियादारी की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, अध्यात्म भी एक आइडेंटिटी बन सकता है। पर अगर होश रहे तो वो नहीं बन पाएगा, और बन भी गया तो टूट जाएगा। बट अगर वो आइडेंटिटी बन गया और हम समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, तो होगा यही कि हमारे सरफेस लेवल पे बहुत सारे घाव तो पड़े रहेंगे, वूंड पड़े रहेंगे, पर हम एक और नया चोला, जिसको आइडेंटिटी आप बोल रहे हो, आध्यात्मिक हूँ ये कह के चलते रहेंगे, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो अध्यात्म जीवन में उतरने का नाम है, आइडेंटिटी बनाने का नाम नहीं है। अध्यात्म शब्द तो है, पर उसकी समझ जो है वो जीवन को रूपांतरित करती है, चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। वो कोई सरफेस लेवल की चीज़ नहीं है। हाँ, वो कुछ लोगों के लिए आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग जुड़ जाते हैं, और वो वीकली कोई प्रोग्राम होता है, मंथली कोई प्रोग्राम होता है तो जाते हैं, और वो बोलते हैं हाँ भाई हम तो आध्यात्मिक हो गए, हम जुड़े हुए हैं। पर सरफेस लेवल की बात है, अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो बिना समझ के अध्यात्म कुछ भी नहीं है। हालांकि रास्ते बहुत सारे हैं इसमें बढ़ने के, एक रास्ता नहीं है। तो जब मैं समझ कह रहा हूँ तो समझ एक रास्ता है, और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वहाँ पे एक गहरा बदलाव आता है, गहरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपका जीवन रूपांतरित होता है ना। और वो जीवन को बेहतर बनाने की बात नहीं है, वो तो अंदर ही बदलता है जो बदलता है, वो बाहर जीवन को बेहतर बनाने की बात नहीं है। तो अध्यात्म का एक मतलब बहुत सारे लोगों ने ये भी निकाला हुआ है, जो बहुत डेंजर मतलब है, कि जीवन मेरा सुधर जाएगा बाहर। नहीं, जीवन बाहर ना सुधरना ये आपके बस में नहीं है। जीवन बाहर सुधरना ना सुधरना आपके बस में नहीं है। तो वहां तो चीजें बनती बिगड़ती रहेंगी, पर जो अंदर बदलाव होगा उससे इस बनने बिगड़ने पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये है असली खेल। पर आदमी क्या करता है, अध्यात्म के नाम पे बोलता है मैंने अपना फाइनेंशियल एंगल ठीक कर लिया, मैंने अपने रिलेशनशिप ठीक निश्चित तौर पे हो सकते हैं, पर हर केस में नहीं होते, गारंटी नहीं होती। करेक्ट। क्योंकि सामने वाला क्या करेगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द आउटर वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट द इनर वर्ल्ड। तो अध्यात्म का अर्थ है ये जो मैं है इसका गलते जाना, इसका डिसॉल्व हो जाना, इस मैं भाव का छूटना। और वो मैं भाव छूटता है तो बाहर कुछ भी हो रहा होता है उसके साथ सहजता बनती चली जाती है। हमारी परेशानी ये है कि हम बाहर जिंदगी ठीक होने के नाम को अध्यात्म बना देते हैं, और ये बहुत लोग कर रहे हैं। एक समय तक मैंने भी किया था शायद, पर धीरे धीरे जैसे जैसे रियलाइजेशन होती है आपको समझ में आता है नहीं, अध्यात्म बड़ी दूसरी चीज है। तो ये जीवन को बेहतर बनाने का नाम नहीं है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप, मेरे फाइनेंशियल एंगल ठीक हो गए, मेरे रिलेशनशिप ठीक हो गए, है ना, मेरी हेल्थ ठीक चल रही है क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह सब करने लगा हूँ, तो मैंने अपने सारे एरियाज को ठीक कर लिया, अब मैं कहता हूँ मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका नाम अध्यात्म नहीं है। तो विशाल, मैंने जितने भी प्रोग्राम आपका अटेंड किया है तो उसमें ज़्यादातर जो फोकस एरिया मैंने सेंस किया है कि अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस रहती है, और ख़ुद को जानने को लेकर ज़्यादा फोकस रहते हैं कि नो योर सेल्फ दैट। और अभी आपने एक बड़ा अच्छा सुंदर टर्म्स की यूज़ किया है कि मैं भाव से कैसे मुक्त हो जाए। मुझे 2-3 दोहा याद आ रहे हैं कबीरदास जी की, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। एक और लाइन मुझे याद आ रही, पता नहीं कबीरदास जी का है या किसका है, कि मैं से मुक्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। राइट। और कई और भी तरीके से बताया गया है कि प्रेम गली बड़ा सांगरी जिसमें दो न समाए। राइट। तो आप जिस मैं भाव को यहाँ गलने की बात कर रहे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो कर तो मैं दूंगा, पर बड़ा मुश्किल है उसको समझना, ये 5 मिनट में समझ नहीं आता। है ना, मैं कर तो जरूर दूंगा, पर ये 5 मिनट में समझ में आने वाली बात नहीं है। ये तो बस एक ट्रेलर है ना, आपके अंदर शायद कुछ हिले तो आप आगे आओ समझने के लिए। जो सस्ते में छूटना चाहता है, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के पॉडकास्ट में समझना चाहता है, उसके लिए अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं 15 मिनट की अंदर बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा तो नहीं लगेगा आपको, पर रियलिटी यही है। सस्ता सौदा नहीं है अध्यात्म, वो तो जीवन मांगता है पूरा।
वो कहता है जीवन को बेस बनाओ, पूरे जीवन का बेस मैं जब बनूंगा तो कुछ बदलाव आएगा। तो मैं भाव, हमारा पूरा जीवन मैं भाव है और कुछ भी नहीं है। वो मैं से ही चलता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से होगा या मेरे हिसाब से नहीं होगा, मैं बड़ा, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ठिकाना, सब कुछ मैं भाव से ही चलता है। तो दुनिया भर की आइडेंटिटीज हमारे सर पे पड़ी हुई हैं, है ना, यही मैं भाव, जिसको हम ईगो का नाम भी देते हैं। तो जितनी आइडेंटिटीज प्रोमिनेंट है हमारे अंदर, उतना ही कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक आइडेंटिटी रिश्तों की, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, और दूसरी आइडेंटिटीज, ये सब एक आइडेंटिटी आपके काम धंधे की, मैं टीचर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये, मैं वो, मैं सीए, मैं ह्यूमैनिस्ट, तो वो सब आइडेंटिटी। और जितनी आइडेंटिटी प्रोमिनेंट, एक्शन उसी के हिसाब से। और जब कोई आइडेंटिटी प्रोमिनेंट होती है तो वहाँ अटैचमेंट का भाव आने लगता है। करेक्ट। तो जो भी आइडेंटिटी आप खुद को माने बैठे हैं, मैं इंडियन, मैं जापानीज, मैं चाइनीज, मैं माँ, मैं बाप, तो वो आइडेंटिटी है मैं भाव। ये मैं भाव जितना प्रोमिनेंट, उतनी गहरी अटैचमेंट, जितनी गहरी अटैचमेंट उतना गहरा दुख, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो आप देखेंगे दुनिया भर की आइडेंटिटीज पाली हुई है हमने, और दुनिया भर की अटैचमेंट पाली हुई है उन आइडेंटिटीज की वजह से, इसलिए दुनिया भर का दुख पाला हुआ है। अच्छा। और उसी से ऑपरेट होता है, पर वो सब देखने के लिए हमारे पास समय नहीं। आपके पास है क्या? मुझे तो नहीं लगता। इतने सारे लोग आते हैं, ठीक है, और वो बातचीत करते हैं। अब तो हालांकि मैंने किसी को जबरदस्ती छेड़ना छोड़ दिया है ना, बहुत कम होता है कि मैं कभी उस मूड में होता हूँ, अदरवाइज मैं बस जबरदस्ती किसी को नहीं छेड़ता। तो आदमी के पास समय ही नहीं है सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जानने के लिए। वो कहता है मुझे इतना कुछ हासिल करना है दुनिया में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास समय कहाँ है। तो ऐसा भी है क्या कि अध्यात्म पर्टिकुलर किसी टाइप के पर्सन के लिए होता है या सबके लिए होता है? नहीं, अध्यात्म तो सबके लिए है एक्चुअल में, नीड तो सबको है, और बहुत गहराई से सबको अध्यात्म की ही नीड है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुनिया की चीज़ें हमारे दिमाग पे इतनी हावी हैं, ये आइडेंटिटीज़, ये मैं भाव इतना हावी है, और यही सब हमको सिखाया भी गया। सोसाइटी ऐसे ही ऑपरेट कर रही है, यही सब सिखाया गया। तो इसी वजह से हमारे पास समय नहीं है रुक के देखने के लिए कि मेरा जीवन चल कैसे रहा है, कितना खालीपन है, कितना दुख है उसके अंदर, कितना बेचैनी है, और क्या इस बेचैनी से छुटकारे का नाम अध्यात्म है, इस मैं भाव से छुटकारे का नाम अध्यात्म है। और उसके आगे भी है, बट क्या ये अध्यात्म है या कुछ और अध्यात्म है, ये जानने के लिए आदमी के पास समय नहीं है। तो है तो सबके लिए है, आपने जो सवाल पूछा, पर जब समय नहीं है तो फिर बहुत कम लोग जाते हैं इस तरफ। मुझे एक डीपर स्पिरिचुअलिटी सवाल में, डीपर क्या बोले इसको, राइट? अभी कह रहे कि आप मैं भाव से मुक्त होना, तो फिर हमारी कोई पहचान है भी? हमारी जितनी भी पहचानें हम जानते हैं वो सब झूठी हैं। जैसा मैंने कहा, जो आइडेंटिटीज हमारे दिमाग पे पड़ी हुई हैं, जिनसे हमारा जीवन ऑपरेट होता है, वो झूठी हैं। सच्ची आइडेंटिटी जो है वो सब इसके बियॉन्ड है, वो शब्दों में नहीं आती, वो शब्दों के परे है, मन बुद्धि के परे है, विचारों के परे है। तो जो असली आइडेंटिटी है, एक्चुअल में असली अध्यात्म वही तक पहुंचना है। उसी को ही सब लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा, मैं को जानना या सेल्फ रियलाइजेशन, या भगवान को, परमात्मा को, गॉड को जानना, अल्लाह को जानना, उसको बोला गॉड रियलाइजेशन, या उसको निर्वाण बोला, बुद्धिज्म में निर्वाण बोला, मुक्ति, मोक्ष, ये अलग अलग नाम वर्ड यूज किए गए। तो उसी, वो असली पहचान तो वही है, बट वो असली पहचान तो ढकी हुई है इन सारी पहचानों से। और जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारे विचारों में ही चलता है हमारा पूरा जीवन, विचारों से ही ऑपरेट होता है। विचार जब थोड़े थमने लगते हैं तभी तो हमें अपना दुख दिखाई देता है, बिना विचार हमें दुख नहीं दिखाई देता। पर जब इतना सारी, इतनी दौड़ चल रही है, तो असली पहचान तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अध्यात्म का असली पर्पस उस असली पहचान तक पहुंचना ही है कि मैं कौन या भगवान कौन। अलग अलग तरीके से सबने कहा, बात एक ही है घूम फिर के, अलग अलग नहीं। अब भाई आपने उस मैं कौन को आपने हिंट दे दिया कि उसको हम शब्दों से या अपने विचारों से थोड़ा सा पहुंचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? बहुत लोग हिंट देके चले जाते हैं, संतों लोगों ने हिंट देके चले गए कि
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास रहे। तो ऐसे बहुत सारा हिंट मिलते हैं हमें, नो डाउट। और आप इसको कैसे देखते हैं कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट पॉइंट या गोल? हालांकि ये भी एक डिज़ायर और एम्बिशन की कैटेगरी में आ सकता है, बट क्या अध्यात्म में कोई आखिरी छोर भी होता है क्या? सुना तो है पर मैं तो पहुंचा नहीं। व्हाट ए ऑनेस्ट आंसर। जब मैं पहुंचा नहीं तो मैं कैसे बता दूं कि हाँ भाई। हाँ, इतना जरूर है कि एक यात्रा निश्चित तौर पे कवर हुई है और वो यात्रा बड़ी सुंदर है, इसमें कोई डिनाइल नहीं। तो जो जीवन अभी मेरा है और जो जीवन कभी मैं 11 साल पहले जिया करता था, जहाँ पूर्ण बेहोशी थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पर मेरी यात्रा पूरी हो गई ये मैं नहीं कह सकता। तो ये मेरे लिए भी फिलहाल तो सुनी सुनाई बात है, पर जितने भी लोगों ने, जो भी हम जिनको गहरा बोलते हैं या हम जिनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई संत हुए, जो भी नाम हम उनका लेते हैं, तो उन सब ने कहा कहीं ना कहीं कि उसको पाना या फिर खुद को जानना, निर्वाण, मुक्ति, यही अल्टीमेट है। अब क्योंकि मैं तो हुआ नहीं तो इसीलिए मैं उसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, पर जितनी यात्रा कवर हुई है वो उसके नज़दीक पहुंचने का निश्चित तौर पे जरिया है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। विशाल, आप भगवान मानते हैं? भगवान को आपको लगता है? हाँ, देखिए मानना बहुत हेल्पफुल होता नहीं और कभी मैं मानता नहीं था, पर अब जितनी भी मेरी रियलाइजेशंस हुई हैं, मैंने भगवान को तो नहीं जाना है, पर जितनी मेरी रियलाइजेशन हुई है उसमें इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कुछ ऐसा है जिसको जानने के बाद शायद कुछ जानने की इच्छा ना बचे। इतना मुझे लगने लगा है अपने जितने भी अनुभव हुए उनके बेस पे, और सुनी सुनाई बात तो है ही। तो आप जिस भगवान को मानते हैं जो आपके थॉट प्रोसेस में, हाँ, तो क्या पर मेरा मानना सुपरफिशियल नहीं है, वैसा नहीं है जैसा दुनिया जैसे कि हाँ नहीं भगवान तो है, मेरा मानना वैसा नहीं है। मेरा जो मानना चालू हुआ है वो उस पॉइंट के बाद हुआ है जहां मुझे समझ में आया कि हमारे चलाए कुछ भी नहीं चलता। इसलिए कुछ ऐसा है जो जिसके होने की वजह से चल रहा है या जो चला रहा है। ये दो ही तरीके से बोला जाता है बेसिकली। जितने भी संत हुए हैं जिनको हम बोलते हैं कि गहराई पकड़ने वाले लोग, उन्होंने ये दो लैंग्वेजेस मेजरली यूज की हैं कि उसके होने की वजह से सब कुछ चल रहा है या वो चला रहा है। ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में कह दिया कि तुम ही वो हो और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ चल रहा है, तुम ही हो। अगर हम उपनिषद की बात करेंगे तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो बात घूम फिर के वही आती है, जो अल्टीमेट ट्रुथ जिसको बोला तो उसको तो बोला या तो वो तुम हो या वो भगवान है। लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला, बट अपने अनुभव से इतना समझ में आता है, अपना अनुभव इसका है कि मेरे चलाए कुछ भी नहीं चल रहा। इसके बाद मेरा वो मानना चालू हुआ और जानने की यात्रा चालू है। तो आप इसको कैसे भगवान के साकार रूप देखते हैं या निर्गुण? हाँ, मेरा साकार के प्रति कभी अट्रैक्शन नहीं रहा। अच्छा। पर जिनका रहता है वो साकार के थ्रू भी पहुंचते हैं निश्चित तौर पे। कभी मेरा इनिबिशन हुआ करता था कभी, पर जैसे जैसे दिमाग खुलने लगा अब कोई नहीं है। अच्छा। तो जिसको साकार के प्रति एक अट्रैक्शन है वो साकार के थ्रू बढ़े। मेरा साकार के प्रति एक अट्रैक्शन कभी नहीं रहा। तो मैं तो अननोन बोलता हूँ इसलिए। परमात्मा वर्ड बड़ा अच्छा लगता है मुझे, है ना, क्यों लगता है ये भी नहीं पता, पर वो मुझे मेरे दिल के करीब है। तो और बाकी क्योंकि मैं विपश्यना की प्रैक्टिस करता हूँ, जो मेन मेरी प्रैक्टिस है वो वही है, और उसने मुझे जितनी भी गहराई मेरे जीवन में आई है विपश्यना ने पहुँचाया है मुझे वहाँ तक। तो विपश्यना निर्वाण की बात करती है, तो मेरे लिए तो वो निर्वाण जो है वही ये परमात्मा है, वही मैं जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोला। मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, हालांकि मेरे अनुभव में अभी नहीं है। अच्छा। और गलतफहमी हर व्यक्ति को होती है, तो पिछले पॉडकास्ट में इस गलतफहमी में मैंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया था, उसको मैं अभी रेक्टिफाई कर रहा हूँ। और फिर बहुत लोगों की शिकायत भी रहती है कि आप अपनी बात से पलट जाते हो, क्या करूँ, मजबूर हूँ, ऐसे सर, है ना। अगर कुछ गलत पकड़ लूंगा तो उसको रेक्टिफाई करना तो जरूरी है ना। करेक्ट। तो इसलिए उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ सीधी सीधी लैंग्वेज में। सो विशाल जी, आपने ये बोला कि मुझे उस भगवान के प्रति श्रद्धा तभी बढ़ा जब मैंने ये नोटिस किया कि मेरे चलाए कुछ चल नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहा श्रद्धा बढ़ी। जिसको गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण कह रहे हैं, उसके लिए भूख प्यास नहीं थी, ये कह सकते हो आप। अच्छा। है ना, क्योंकि मैं जानने में बिलीव करता था।
और मुझे पता था कि अभी जाना तो है नहीं, तो कि जब जानेंगे तब देखेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए प्यास नहीं थी। मैं एक समय तक शांति के लिए जी रहा था, शांति कि हाँ जीवन शांत होता चला जाए, पूरा मैं भाव छूटता चला जाए, बस इतना ही है, ये मुझे एक था। और पीस के प्रति एक लगाव, एक अटैचमेंट बनी हुई थी। और ये मुझे समझ में आया एक पॉइंट पे आके कि नहीं यार ये खतरनाक है, ये फंसाने वाली है। एक तरफ तो हम संभाव की बात करते हैं, संभाव समझते हो आप? बिल्कुल। तो संभाव में वही बोलते हैं सुख दुख मान अपमान एक समान। इसका मतलब आप एक एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश नहीं करते। हम दुनियादारी में नॉर्मली जब देखते हैं तो आदमी एक एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, दूसरे से दूर भागता है। उसको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, ये हम देखते हैं। तो ये बात तो हम करते थे और समझ में भी आता था कि एक के पीछे भागना नहीं, दूसरे से दूर भागना ही नहीं, और प्रैक्टिसेस हेल्प भी करती हैं उसमें। पर कहीं ना कहीं पीस के प्रति इतना लगाव हो गया था, इतना चिपकाव हो गया था कि छोटी छोटी चीज़ भी फिर इफेक्ट करती थी कि यार ये पीस छीन के लेके जा रही है, ये भी लेके जा रही है, क्या हो रहा है। तो फिर वो कोशिश होती थी बार बार पीसफुल होने की, बार बार पीसफुल होने की। तो मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से अभी शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली समझने का एरिया है। बट मैं शॉर्ट में इतना ही बताऊं कि जब पीस से चिपकाव होता है तो एक्चुअल में आप सिचुएशन से पूरी तरह गुजरने के लिए राजी नहीं होते। कई सिचुएशन से, कुछ से तो गुजर जाते हैं, पर कुछ सिचुएशन से पूरी तरह गुजरने के लिए राजी नहीं होते। और जब तक पूरी तरह गुजरोगे नहीं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर खत्म नहीं होगा। तो पीस से चिपकाव जैसे जैसे हटता है, अब आपका गुजरना संभव होता है। हम सिचुएशंस को रेजिस्ट करते रहते हैं इन सम फॉर्म और दी अदर, उससे पूरी तरह गुजरने के लिए राजी नहीं होते। ये गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है और पीस से चिपकाव हमें गुजरने से रोकता है। ये मेरा रियलाइजेशन रहा इस जर्नी में। तो जब आपने कहा ना कि श्रद्धा मतलब, तो वो जानने की भूख, या कि परमात्मा मिले, या मैं खुद को जानूं, या निर्वाण की तरफ बढ़ूं, ये इसकी भूख जागी दो चीज़ों के बाद। पहला रियलाइजेशन मेरे चलाए नहीं चल रहा, और दूसरा रियलाइजेशन ये कि हाँ पीस का चिपकाव है जो खतरनाक है। तो पीस का चिपकाव धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा छूटने लगा तो ये भूख भी बढ़ने लगी। विशाल, यहाँ पे बहुत बार अभी सुनने को मिलता है कि गो विद फ्लो, सरेंडर योर लाइफ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट ऑन, राइट। तो ऐसे हमारे ट्रेंडिंग में चलता है ये सब। और अभी आपने कहा कि दूसरा जो तरीका, कौन सी ट्रेंडिंग है ये? मैंने तो ऐसी कोई ट्रेंडिंग नहीं सुनी। हाँ, शायद नहीं सुना होगा आपने। तो ट्रेनिंग लाइन में हम चिपकाते रहते हैं सर कि, तो अभी आपने कहा कि मेरे चलाए कुछ चल नहीं रहा है, इस बात का क्या मतलब? इस बात का तो बड़ा खतरनाक मतलब है। और जो मैं सेशंस करता हूँ उसका एक डीपर एसेंस यहाँ पे रुकता है। इसके बाद जो बात है वो है निर्वाण, मुक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। वो अभी अनुभव में नहीं है, तो उसकी तो थ्योरेटिकल बात ही करता हूँ, इसीलिए इसकी प्रैक्टिकल बात करता हूँ एकदम। मेरे चलाए कुछ भी नहीं चल रहा, और ये अनुभव में आता है। और ये ऐसा नहीं कि ये अनुभव में आता है कि एक बार, दो बार, चार बार अनुभव कर लिया, ये पूरी डे टू डे लाइफ में अनुभव में आता है, और उसके बाद कोई डाउट भी नहीं बचता कि मेरे चलाए नहीं चल रहा। जैसे ये वर्ड्स आते हैं ना, तो इससे अब एक इनएक्टिवनेस जो आम इंसान में रहता है कि जब मेरे को चलाए चल ही नहीं रहा है तब मैं बिस्तर से उठूँ ही क्यों? हाँ ठीक बात है, तो कोशिश कर लो ना उठने की। आपको लगता है मेरे चलाए नहीं चल रहा, तो जब ये मन में आता है कि मैं बिस्तर से उठूं क्यों, तो मत ना उठने की कोशिश कर लो, और पता लग जाएगा कि उठ के तो रहोगे, तब समझ में आएगा मेरे चलाए नहीं चल रहा। तो यहाँ पे कोई फ्री विल नाम की चीज़ है? भ्रम है। पर ये दो धारी तलवार है। मैं बात तो कर रहा हूँ इसकी, मैं जानता हूँ, पर ये दो धारी तलवार है। करेक्ट। क्योंकि कोई व्यक्ति जिसने समझा ना हो और फिर वो ये शब्द रट ले, मैं मिला हूँ ऐसे कुछ लोगों से भी, कुछ लोग तो नहीं कहूँगा, पर एक व्यक्ति से मिला इनको समझ नहीं थी इन चीज़ की, पर वो शब्द यही यूज़ कर रहे थे, हमारे चलाए तो कुछ भी नहीं चलता, सब होता ही है, ये भगवान चलाते हैं। तो किसी व्यक्ति ने रट लिए ये शब्द और इस्तेमाल कर रहा है और समझ नहीं है, तो खतरनाक हो जाएगा। ये रटने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है, अनुभव का विषय है। मैं जब ये बोल रहा हूँ तो अनुभव के बाद बोल रहा हूँ, ये जीवन में अनुभव उतरा है, मेरे चलाए कुछ नहीं चल रहा, मैं तब बोल रहा हूँ। पर यूजुअली व्यक्ति बिना अनुभव के रटी रटाई बात बोलता है,
वो खतरनाक है। और ये शॉर्ट उसमें मैं किसी को भी नहीं समझा सकता। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इनफैक्ट जब हम ये जो सेशंस मैं करता हूँ ऑनलाइन और रिट्रीट होती हैं, उसमें बहुत डीपली इस पे बात करते हैं और काफ़ी लंबे समय करते हैं, और उसके बाद भी खटकता तो है आदमी के अंदर, पर पूरी बात नहीं समझ में आती। वो पूरी तो समय लेती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, किसी को कितना लग जाए। पर जो व्यक्ति रेडी होता है उसको खटक जाता है, उसको कहीं ना कहीं खटक जाता है। उसका इनिशियल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, प्लीज। पर वो पूरी डेप्थ तो नहीं शेयर कर सकता सर, है ना, बहुत मुश्किल है। तो एक सवाल के साथ, आपके लिए सवाल है, सब लोगों के साथ एक सवाल के साथ बने रहिए, एक सवाल पे विचार करिए, और वो जवाब अनुभव से मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा आपको। क्या विचार आपके लाए आते हैं या अपने आप आते हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या विचार हमारे लाए आते हैं या अपने आप आते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से विचार करते हैं या वो अपने आप आते हैं? अगर इस पे ही आदमी शोध कर ले तो एक लेवल तक का भ्रम तो उसका टूट जाएगा निश्चित तौर पर। विचार हमारे लाए नहीं आते, अपने आप आते हैं। इसको अनुभव से जानना जरूरी है। सरेंडर वाले को हम थोड़ा सा होल्ड करके, एक और सवाल मेरे को आ रहा है क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट जो सबसे मेरा क्लोज प्रोजेक्ट है डेथ प्रिपरेशन, राइट, कि इंसान को अपने डेथ का भी तैयारी करना चाहिए। जैसे बाकी फंक्शन होते हैं हमारे लाइफ के, तो भी एक सबसे लास्ट फंक्शन है, और हम तैयार रह तो बेटर रहता है। तो आप डेथ को कैसे देखते हैं? तो इस सवाल पे हमने बात तो की है, पर जो चीज़ें मेरे लिए बहुत गहरे एक्सपीरियंस में नहीं उतरी हैं उस पर मैं बहुत बात करना पसंद नहीं करता सही मायने में। अनुभव वाली चीज़ों पे बात करना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि उसका जवाब अनुभव से, एक थ्योरेटिकल जवाब है, एक अनुभव वाला जवाब है ना। अनुभव वाला जवाब कुछ और होता है, उसमें कोई भी सवाल आए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। जो आप थ्योरेटिकल एंगल पे बात करते हैं उसका जवाब बहुत टाइम पास देते हैं आप, इसलिए मैं बहुत पसंद नहीं करता इस पे बात करना। खैर फिर भी जवाब देता हूँ मैं आपको डेथ के बारे में, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सोचा नहीं इस पे आज तक, बट इतना होता है कि डेथ वो आखिरी बात है, यानी शरीर का भी जाना और शरीर का मोह छूटना। तो मैं अगर अपनी अवस्था कहूँ तो शरीर का मोह तो मेरा छूटा नहीं ठीक है। हाँ, बहुत सारे मोह छूटे हैं निश्चित तौर पे, जैसे खाने का मोह नहीं छूटा अब, और कुछ चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट चालू है निश्चित तौर पे, सर्दी गर्मी पे, ठंडे पानी पे, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट सफल भी हो गए, कुछ प्रोसेस में है, तो शरीर का मोह छूट रहा है। अगर आप मुझसे पूछे डेथ का, हम पागल बनाएंगे अपने आप को अगर हम कहेंगे डेथ की प्रिपरेशन हो रही है तो। ये शरीर जाने का जो डर है ना, ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत आगे की बात होती है। तो यही है, गहराई पकड़ो अध्यात्म में, जब समय आएगा तब डेथ की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। डेथ की प्रिपरेशन का सीधा अर्थ है कि इसके खोने का डर छूट जाए। ये देह रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं। विशाल जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ ले आपसे। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। तो हमारे जीवन में बहुत सारा पहलू होते हैं, जैसे हमारा काम एक बहुत बड़ा पहलू होता है, स्वास्थ्य हमारा बहुत बड़ा पहलू होता है, रिश्ते हमारे बहुत बड़ा, और यही सब पहलू हमारे जीवन में सुख दुख लेके आते हैं दोनों तरीके से। मैं शुरुआत करूँ रिलेशनशिप से, जो इंसान को काफ़ी हद तक इमोशनली अपने आसपास उसको घुमाता है, राइट। तो आप रिश्ते को कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया कैसे होते हैं किसी भी रिश्ते में जब आप एंट्री लेते हैं, निभाते हैं? तो अभी पहली बात तो कोई एंट्री लेते नहीं रिश्ते में, अपने आप ही एंट्री हो जाती है, कोई रिश्ता बनना होता है तो। हाँ, जब पहले बेहोशी में जब एंट्री लेते थे तो अपने स्वार्थ के लिए लेते थे अब ऐसा है नहीं, अब तो जो एंट्री होती है, जो एग्जिट होता है अपने आप हो जाता है ना। पहले तो स्वार्थ के लिए होता था, हमें क्या चाहिए रिश्ते से, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और वो पूरा होगा तो चले गए रिश्ते में, नहीं तो नहीं गए, यही था क्राइटेरिया। तो साल जी, आपका एक कोर्स भी है, एंड दैट इज़ मेक मैरिज ब्यूटीफुल, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है, अगर आप बोलिए। राइट, एक मैं दूसरा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्या ही बताऊँ मैं,
प्रोजेक्ट प्रेम के आसपास है कि प्रेम का गहराई मीनिंग क्या हो सकता है। तो मेक मैरिज ब्यूटीफुल, जहाँ पे हम ज़्यादातर स्पाउस रिलेशन की बातें करते हैं। एक आइडियल स्पाउस रिलेशन का क्या डेफिनेशन होता है, कैसे आप एक मैरिज को देखते हैं आप? आइडियल तो पहली बात देखने को ही बहुत कम मिलते हैं, आइडियल पता नहीं कोई होता भी नहीं हो, पर हाँ एक सुंदर रिलेशनशिप निश्चित तौर पे संभव है और उसकी बुनियाद है समझ। और बिना समझ के कुछ होता नहीं। हम नॉर्मली जो दुनिया में होते देखते हैं उसमें बहुत सारी सुपरफिशियल चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, समझ के बिना वो कोई काम नहीं करती। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कम्युनिकेशन इज द बैकबोन करेक्ट ऑफ मैरिज, ऑफ ए गुड रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। मैं थोड़ी सी उल्टी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन बिना अंडरस्टैंडिंग किसी काम की नहीं है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से जो भी आपको चाहिए, या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो समझने के लिए राजी नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। तो समझ असली पैरामीटर है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है समझ के बाद। कम्युनिकेशन कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल ओनली व्हेन अंडरस्टैंडिंग इज देयर। ओके। पर बिना अंडरस्टैंडिंग के कम्युनिकेशन काम नहीं करता। तो हम बहुत सारी सुपरफिशियल चीज़ों पे बात करते रहते हैं, हम असली चीज़ पे बात नहीं करते। तो जो व्यक्ति स्वयं में झांक के नहीं देख सकता, स्वयं को जानता नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है ये मन काम कैसे करता है, ये मन हमको कैसे फंसाए हुआ है दुनियादारी में और बहुत सारी चीज़ों में, ये मन कैसे मांगता ही रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, इसे हमेशा और चाहिए, ये कभी संतुष्ट नहीं होता, जो मिल गया उसको भूल जाता है, जो नहीं मिला उस पर नज़र पड़ी रहती है, ये मन की डिफ़ॉल्ट क्वालिटीज़ हैं बेहोशी में। तो जो व्यक्ति ये सब देख नहीं पाता, अंदर झांक के नहीं देखता, उसके साथ परेशानी क्या है? उसके साथ यही परेशानी है कि इन्हीं सब में वो ऑपरेट करता रहता है और फिर कभी रिश्ता अच्छा होता ही नहीं। वो रिश्ता सिर्फ लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन, बिजनेस। आइडियल रिलेशनशिप वो होता है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं है कि कुछ मिलेगा, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट हैं और वो अपनी संतुष्टि एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, बांट पाते हैं। अब ये बड़ी दूसरी बात है, ये संसार में चलता नहीं। विशाल जी, मैं शादी को लेकर कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक तो आजकल यूथ में एक शादी को लेकर फोबिया भी चल रहा है, जिसको गेमोफोबिया कहते हैं। गेमोफोबिया, अच्छा, कि लोग शादी से डर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। न्यूज़ भी ऐसे आते हैं और आपको देखा ही होगा। सर्वे बताते हैं कि मेरी टीम ने तैयार किया है कि मोर देन 51% लोग अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच फील नहीं करते हैं। इमोशनली उनको लगता है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे नया टर्म्स आपने जेनजी वर्ड सुना होगा, जो आजकल हमारी दुनिया को ऑपरेट कर रहे हैं। सो 44% जेनजी एक रिलेशन में रहते हुए दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। ये डाटा कह रहा है सर। 40% जेनजी को ऐसा लगता है कि शादी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि 10 में से 6 लड़कियों को, गर्ल्स को ऐसा लगता है कि दे डोंट नीड पार्टनर, और इसका ऑपोजिट बॉय के साथ है। बॉयज़ को लगता है, गर्ल्स को कम लगता है। ठीक है। ऐसे जो पॉइंट्स निकल के आते हैं शादी को लेकर। तो और जैसे एआई ने हमारी लाइफ में हमला बोला हुआ है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ रिप्लेस हो रहे, पता नहीं आने वाले फ्यूचर में स्पाउस को भी रिलीज कर दें। तो शादी करने का सही वजह और गलत वजह, सही रीज़न, गलत रीज़न क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या गलत है, क्या सही रीज़न? मुझे लगता है जितने भी रीज़न आप जानते होंगे या हमारी पब्लिक जानती होंगी, वो सब गलत रीज़न है। और गलत और सही शब्द नहीं है, है ना? वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सुपरफिशियल रीज़न और डीपर रीज़न। करेक्ट। अब कोई ना कोई शब्द यूज़ करना पड़ेगा, हम सही गलत नहीं कहेंगे। और सुपरफिशियल मैं किसको कह रहा हूँ? वो सब रीज़न जहाँ मेरा अपना स्वार्थ छुपा है, मुझे कुछ चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो मिल भी गया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि मेरी भूख कभी शांत नहीं होगी उससे। उसको मैं कह रहा हूँ सुपरफिशियल रीज़न, या उसको आप गलत की रीज़न बोल रहे हैं। ठीक है। और दूसरी एक बात है जहाँ पे हम शादी में सिर्फ 2 कारणों से जा सकते हैं। 2 कारण मुझे समझ में आते हैं जिसको मैं होलिस्टिक या डीपर रीज़न बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ से जीवन चेंज होता है। तो पहला कारण
वो ले लेते हैं जो मैक्सिमम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, कि आपको अपने बारे में कुछ हद तक समझ में आने लगा पर अभी समझ पूरी नहीं है। मैक्सिमम लोग सुपरफिशियल रीज़न से जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जो भी वो मांग रहे होते हैं वो मिल भी जाता है तो भी संतुष्टि कभी होती नहीं, डिमांड और बढ़ती रहती है, ये हमने देखा। इसलिए मैक्सिमम रीज़न सुपरफिशियल। एक कारण है कि आपको अपने बारे में समझ में आने लगी, आपको समझ में आने लगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे खुद को जानना है। ये बात अगर समझ में आने लगी, जीवन सहज सरल हो जाए, मैं से मुक्ति होने लगे, अगर ये बात समझ में आने लगी तो आपकी दिशा चेंज हो गई। पर अब इस दिशा पे चलते हुए भी आपके अंदर जो टेंडेंसीज हैं वो तो जोर मारती हैं। कभी आपको इमोशनल नीड फील होती है, कभी आपको फिजिकल नीड फील होती है, कभी आप कहते हैं कि नहीं मेरे को घूमने भी जाना है ना। आप ये जानते हैं कि ये सब पूरी करा के आपको कभी संतुष्टि नहीं होगी, ये समझ बताती है। तो जो व्यक्ति को समझ में आने लगता है वो इस रास्ते पे चलता है, बट बीच बीच में ये सब नीड्स जोर मारती हैं। तो अब ये एक द्वंद्व भरी अवस्था है। वो कहता है ये चाहिए भी और ये भी पता है ये मिल भी गया तो भी कुछ होगा नहीं, तो क्या करें। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सब नीड्स को सप्लाई भी कर पाए, यानी वो सपोर्ट कर पाए इन सब नीड्स के लिए, पर उसको ये पता हो कि ये नीड्स पूरी करना, फुलफिल करना असली बात नहीं है। अगर ये बात किसी को समझ में आती है तो क्या होगा, वो दोनों मिलके एक्चुअल में गहराई पकड़ पाएंगे, खुद को और गहराई से समझ पाएंगे। जहाँ बाकी सुपरफिशियल चीज़ें धीरे धीरे हटती चली जाए, वो सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ रह जाए, वो कोई मेन चीज़ ना रह जाए। तो एक ऐसी बीच की अवस्था होती है जहाँ दूसरा व्यक्ति आपके लिए मिरर का काम कर सकता है। यानी आपके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, क्या टेंडेंसीज हैं, क्या ईगो पैटर्न्स हैं, ये आप दूसरे व्यक्ति का सहारा लेके देख पाए। या तो वो आपको आईना दिखा पाए, या वो जो करता है उससे जो आपको तकलीफ होती है उससे आप अपने ईगो पैटर्न समझ पाए। ये एक बीच की अवस्था होती है। तो एक कारण है इसीलिए जाना कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए मिरर का काम करे और वो सपोर्टिव हो हमारी इस जर्नी में, अध्यात्म में गहरा जाने के लिए। ये एक कारण है। ठीक है, ये हेल्प करता है निश्चित तौर पे, और ये रिश्ता धीरे धीरे सुंदर भी हो जाता है क्योंकि इसमें समझ का एलिमेंट है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और मान लीजिए किसी मोमेंट पे किसी के दिमाग पे कुछ हावी भी हो गया, लड़ भिड़ भी लिए, तो बाद में शांति से बैठ के उसको कम्युनिकेशन से रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ओपननेस है, अंडरस्टैंडिंग है, ये पता है कि ये क्यों हुआ। और मैक्सिमम केसेस में तो आदमी इसी पे फंसा रहता है, मुझे ये चाहिए था, तुमने ये नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया। ठीक है, पर जहाँ ओपननेस होती है वहाँ कहते हैं हाँ मेरे दिमाग पे हावी हो गया था इसलिए ऐसा हुआ, बाद में सॉरी वॉरी बोल के सेटल कर लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तो बहुत अलग अवस्था है ये। बीच की जो अवस्था है ये हेल्प करती है यहाँ पे। तो एक कारण है कि सपोर्टिव, अध्यात्म की जर्नी में सपोर्टिव हो जाए, सामने वाला मिरर का काम करे हमारे लिए, ये एक कारण हो गया। एक दूसरा कारण हो सकता है और ऊंचा कारण, कि आप अब कंप्लीट महसूस करने लगे अंदर, यानी आपकी जो एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, वो हटती चली गई, इस हद तक हट गई कि आप कंप्लीट महसूस करते हैं। अब आपको दूसरे व्यक्ति से खुशी ढूंढने की नीड नहीं महसूस होती, आप उससे संतुष्टि, खुशी, ये सब नहीं ढूंढते। अगर आप ऐसी अवस्था पे आ गए तो जो जॉय आपके अंदर, जो फुलनेस आपके अंदर, जो सेटिस्फैक्शन या कंटेंट आपके अंदर आने लगा है, अब आप किसी व्यक्ति से अगर जुड़ते हैं तो उसको शेयर करने के लिए जुड़ते हैं। ये बड़ी अलग अवस्था है। असल मुझे दो दोहा याद आ रहे हैं इसी दोनों फेज को लेकर। एक तो आपने बताया कि पार्टनर मिरर की तरह काम करे, आईने की तरह काम करे, तो उसको लेकर एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे। बिल्कुल सही बात है। तो जो जितने क्लोज रहेंगे उतना बढ़िया से आपकी सफाई करेंगे, जाहिर सी बात है। वो सफाई तब कर पाएंगे जब आप सफाई करने का मौका देंगे उसको। या फिर आप सफाई के लिए तैयार हैं तो सामने वाला बेसिकली साबुन का काम करता है आपके लिए, सफाई होने लगती है। पर वही उसके लिए ओपननेस चाहिए, जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहा हूँ। मैक्सिमम रिश्ते होते ही ऐसे हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। बस डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसी पे ही पूरा जीवन गुजर जाता है। समझ नहीं होती वहाँ पे। मुझे एक दूसरा लाइन याद आ रहा है, आई डोंट नो कि इनको किसने लिखा है इस लाइन को, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस लाइन को कैसे? अरे ये बहुत सुंदर लाइन है। अब मैं, क्योंकि ये लाइन तो
मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ जो मैं नॉर्मल बोलता हूँ। लोग पूछते हैं हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन, मैं बोलता हूँ यू बिकम द राइट पर्सन फर्स्ट एंड यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड द राइट पर्सन। यही वो बोल रहा है प्रेमी, तुम प्रेमी ढूंढ रहे हो, प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम प्रेमी हो जाओ, प्रेमी अपने आप मिल जाएगा। प्रेमी होने का मतलब यही है कि अब मैं भाव से नहीं जुड़ते, दूसरे से डिपेंडेंट होने के लिए नहीं जुड़ते, अपनी कोई कमी पूरी करने के लिए नहीं जुड़ते। जब आप कमी पूरी करने के लिए जुड़ रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी कमी नहीं पूरी कर सकता। वो कमी दिखा सकता है, आईना बन सकता है, कमी नहीं पूरी कर सकता। मैंने कहा कमी तो अंदर ही पूरी होगी। तो सर आजकल जो हमारे संसार में या दुनियादारी में जो प्रेम बड़ा ट्रेंडिंग में चलता है, उसको प्रेम हम कितना बोले वो भी एक डाउटफुल है, राइट। तो मैं ज़्यादातर जो मेरे एज वाले मेरे दोस्त लोग हैं या बाकी के भी एक्सपीरियंस सुनता हूँ, मेजर केस में दुख के अलावा कुछ मिला नहीं होता है उनको। सही बात है। वो कहावत नहीं कि सर कि गोली से न भाला से मारे गए प्रेम में, कुछ ऐसे, राइट। बाकी जगह तो हम जीत जाते हैं, बट जैसे ये प्रेम और ख़ास कर थोड़ा सा और बात करें वासना की बात आती है तो यहाँ पे तो हम ध्वस्त हो जाते हैं और सब यहाँ लूटे हुए ही। तो इस संसारी प्रेम को आप कैसे देखते? अटैचमेंट, लगाव, मोह, ये सब शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो लुटना ही है। ऐसा कोई नहीं जो यहाँ लुटा ना हो, इसलिए बोल रहे हैं प्रेम बड़ी अलग चीज़ है। बिना मैं का भाव है प्रेम। आप किसे प्रेम कहते हैं? बिना मैं का भाव, स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ दो का भाव ना हो, जहाँ मैं का भाव ना हो, जहाँ देना स्वाभाविक हो, ऐसा लगे ही नहीं हम कुछ दे रहे हैं, वो अपने आप छलकता हो। फिर पार्टनर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? तभी कह रहे हैं ना, यही बात है। ये बात बहुत अलग है क्योंकि ये संसार में प्रचलित नहीं है। ये बात समझने के लिए थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा, हवा में नहीं ये बात समझ में आएगी। कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा पागल आदमी है, फालतू बोल रहा है, ये बोलेगा निश्चित तौर पे। आते हैं वो ऐसे ही देखते हैं, बकवास किए जा रहा है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। आपको बकवास लग रही होगी, बकवास नहीं है। थोड़ा समीप आइए तब बात करेंगे। तो सर ये जो हमारे चलते हैं कि पार्टनर कंपेटेबल हो या ऐसा, ये सब कुछ नहीं होता है क्या? द ओनली कंपैटिबिलिटी इज अंडरस्टैंडिंग। कंपैटिबिलिटी जनरली अगर हम देखें तो दुनियादारी में कंपैटिबिलिटी बोला जाता है सेम इंटरेस्ट, सेम प्रोफेशन, है ना, या थॉट प्रोसेस मैच होने को। अभी जो थॉट प्रोसेस मैच भी होता है, अगर वो थॉट प्रोसेस सुपरफिशियल है ना, कि मैं कुछ सोचता हूँ, तुम कुछ सोचते हो, और वो अंडरस्टैंडिंग का डीपर थॉट प्रोसेस नहीं है, तो क्या होगा कि अभी मैच हो रहा है, कल को मुझे कुछ और समझ में आने लगा तो मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया। अब मैं देख रहा हूँ नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा सामने वाला, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस बदल गया। ओपननेस क्या बोलती है? थॉट प्रोसेस तो बदलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ओपननेस यही होती है। तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी दूसरी चीज़ है, जिसको हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, वो बड़ी सस्ती चीज़ है। ये वर्ड मेरे को आदत पड़ गई है सस्ती वर्ड यूज करने का, पर सस्ती का मतलब ये कोई बहुत काम की बात नहीं है, सुपरफिशियल बात है। अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको पता लगता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, किस वजह से, और उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना बहुत मुश्किल नहीं होता, और उसमें जो सही एक्शन है वो लेना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ओपननेस नहीं होती, तो क्या होता है, फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। वो जब तक चलेगी, यानी मुझे कुछ आपसे चाहिए, आपको मुझसे कुछ चाहिए, जब तक हम एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, हम कहते हैं वी आर कंपैटिबल विद ईच अदर। जिस दिन ये सिचुएशन बदलने लगी, लाइफ के सर्कमस्टेंस बदलने लगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं कर पाएंगे, तो कंपैटिबिलिटी खत्म। अब कहें वी आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी दूसरी चीज़ है, कंपैटिबिलिटी बहुत काम की चीज़ नहीं है। द रियल कंपैटिबिलिटी इज अंडरस्टैंडिंग ओनली। सर ये वर्क लाइफ बैलेंस आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, क्या ये कुछ होता है? वर्क लाइफ बैलेंस? जी सर। ईगो पूरी ज़िंदगी वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश करती रहती है, होता नहीं। अच्छा। जो बिना कोशिश के बैलेंस बनता है वो असली बैलेंस होता है, और उसमें आप कोई फिक्स टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। कभी हो सकता है वर्क को ज़्यादा आपकी नीड हो, तो वर्क के लिए समय काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, और जहाँ रिलेशनशिप को, जिसको लाइफ बैलेंस आप बोलते हैं,
रिलेशनशिप और कुछ एस्पेक्ट्स को थोड़ा कम समझ आ रहा है कंपैरेटिवली, ऐसा संभव है। कभी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा समझ आ रहा है, वर्क को कम जा रहा है, तो ये सिचुएशनल होगा। ये जो बैलेंस है उसमें हम कहते हैं नहीं कोई स्पेसिफिक टाइम 2 से 3 घंटे रोज़ इसको, बाकी समय उसको, ये मुझे बहुत काम की बात नहीं दिखाई देती। इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ लाइफ। तो अगर हम ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हेल्प नहीं होगी। अगर समझ है तो उस समझ के हिसाब से जब जो नीडेड है वो बैलेंस अपने आप क्रिएट होता है। सर, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आजकल कंसेप्ट चलता है, तो क्या ये कौन बात करता है? ये आजकल सर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में चलता है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग्स करता हूँ। मैंने तो नहीं सुना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कम से कम। तो बिना तनाव मुक्त जीवन, राइट? तो ये क्या है, मिथ है या सही में ऐसा संभव है? देखो, मुक्त तो नहीं कहूँगा, तनाव मुक्त, पर जब तनाव जड़ से उखड़ने लगे एटलीस्ट कुछ चीज़ों के लिए, तो हम उन एरियाज के लिए बोल सकते हैं तनाव मुक्त। और जिन एरिया में अभी कोई टेंडेंसी बाकी है, जहाँ अभी परेशानी क्योंकि उठती है, बेहोशी छाती है, वहाँ तनाव थोड़ा थोड़ा आता है। तो निश्चित तौर पे तनाव से मुक्ति की यात्रा संभव है, जिसमें जहाँ जहाँ आपकी टेंडेंसी बहुत वीक बढ़ गई, इस लेवल पे पड़ गई, वहाँ तनाव नहीं आता। बट उसके लिए गहराई चाहिए, वहाँ ईगो, अटैचमेंट, बिलीफ सिस्टम, ये सब समझना पड़ेगा। वो समझे बिना बिल्कुल भी नहीं होता। और ये कोई मैनेजमेंट का इशू नहीं, ये कोई मैनेज करने की चीज़ नहीं है। तनाव तो रूट से ही उखड़ता है सीधे, क्योंकि तनाव किसको आता है? उस मैं को आता है। तो जैसे जैसे वो मैं भाव, जिस जिस एरिया में वो मैं भाव छूटता है, वहाँ तनाव अपने आप हटने लगता है। ये मेरा भी अनुभव है। जहाँ अभी वो मैं भाव नहीं छूटा, वहाँ अभी तनाव आता है। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, आप उसके आंसर थोड़ा सा टू दी पॉइंट दीजिए। पहला सवाल है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज? दोनों ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग। मैरिज विद अंडरस्टैंडिंग। मैरिज विद अंडरस्टैंडिंग, ओके। बुक रीडिंग या वॉचिंग वीडियोज ऑफ स्पिरिचुअल गुरुज? वीडियोस ज़्यादा सुनी है, देखी है मैंने, क्योंकि मेरा सुनना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा, पढ़ी हैं, बुक्स भी पढ़ी हैं, बट वो ज़्यादा है। ओके। आप कुछ बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? बहुत सारी हैं, 2-4 नाम लेना चाहेंगे? जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब की बुक पढ़ सकते हैं, विपश्यना की बुक्स पढ़ सकते हैं, विपश्यना की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और बहुत सारे ऑथर हैं। एकार्ट टोल की बुक बहुत फेमस है, हेल्प करेगी। ओके। वीडियोस कोई रिकमेंडेशन? वीडियोस तो जिन लोगों को मैंने सुना है तो उन्हीं की बात करता हूँ ज़्यादा। कुछ नाम बता पाएंगे जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए बहुत? जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब की मैंने बुक्स पढ़ी हैं, वीडियो तो कम सुनता हूँ, बट क्योंकि वो बहुत गहरी बात करते हैं। ओशो की कुछ वीडियोस बहुत सुंदर हैं, जो अवेयरनेस पे जितनी भी बात करते हैं ओशो, बहुत गहराई होती है। आचार्य प्रशांत की पुरानी वीडियोस जो हैं 2017 तक की, वो काफ़ी डेप्थ वाली वीडियोस हुआ करती थी। अब तो काफ़ी मिक्सचर है उनमें, तो बट वो अध्यात्म और गहरे अध्यात्म की बात वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती थी। सर, जीवन का फैसला ज़्यादा दिल से लेते हैं या दिमाग से लेते हैं? एक शांति से मेजॉरिटी फैसले हो जाते हैं। दो ही तरीके से फैसले होते हैं, या तो शांत मन होता है, फैसले उससे होते हैं, या शांत मन है, उससे हो जाते हैं। तो ये सर पता नहीं दिल क्या है? तो दिल दिमाग जनरली तो दिमाग तो शायद यही बोलते हैं कि सोच सोच के जो लेते हैं, तो वो अशांति हो गई, है ना। और जो शांति है उसको अगर कोई दिल बोल रहा है तो दिल समझ लो फिर, अच्छा, है ना। तो शांति से जो फैसले होते हैं वो सुंदर होते हैं। स्पिरिचुअलिटी और एम्बिशन क्या साथ में चल सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। एम्बिशन इज ग्रीड। और स्पिरिचुअलिटी में जब हम अल्टीमेट गोल की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की, तो उसमें आज क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है। ये नहीं कि मैं कब पहुंचूंगा, है ना। तो ग्रीड नहीं है। हाँ, ये पता है कि ये यहाँ तक पहुंचाएगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर आप भाग नहीं रहे उसके पीछे। अगर आप भाग रहे हैं तो आपका एंड रिजल्ट पे जो है अगर आप भाग रहे हैं तो आपकी नज़र एंड रिजल्ट पे पड़ी है, और एंड रिजल्ट पे पड़ी है तो अटैचमेंट है तो मुझे बहुत सेंसिबल बात नहीं दिखाई देती। बट हाँ, ये पता होना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और जो भी अल्टीमेट है वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर ये पता है तो आप उस दिशा में कदम आपके बढ़ते रहेंगे, जो ठीक तरीका है जीने का, और वो सहज भाव से आपको ज़िंदगी पहुँचाएगी भी, ये बात अगर समझ में आएगी तो। पर उसमें एम्बिशन बहुत हेल्पफुल नहीं है।
हालांकि मैं इसका एक और एंगल दे दूं कि भक्ति मार्ग में कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक तड़प नहीं रहे भगवान के लिए तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। वो बड़ी दूसरी बात है, एम्बिशन नहीं है वो तो बात ही बड़ी दूसरी है ना। जो जब आप एम्बिशन की बात कर रहे हैं तो हम दुनियादारी में देखते हैं कुछ हासिल करने के लिए जो दौड़ चल रही है, तो दुनियादारी में कोई भी एम्बिशन चल रहा हो बहुत काम की बात नहीं होती। और जहाँ तक अध्यात्म की बात है तो एक रास्ता तो वही है जो मैं फॉलो करता हूँ कि आज जो कर रहे हो, जो करने लायक है, जो समझ है, वो उस पर चलो, वैसे जियो और उस तक वहाँ तक अपने आप पहुँचते चले जाओगे, है ना। और फिर दूसरा रास्ता जो भक्ति मार्ग एक बताता है, वो कहते हो जब जितनी तड़पन बढ़ेगी परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए, उतना ही और नज़दीक जाओगे। तो वो फिर एम्बिशन से बड़ी दूसरी चीज़ है। मेरा अगला सवाल है, ध्यान मार्ग या भक्ति मार्ग? कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 थिंग्स, 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जिसमें भक्ति, ध्यान, ज्ञान, कर्म सब आते हैं। ओके। हमारे मार्ग में चारों आते हैं और इन चारों का भरपूर यूटिलाइजेशन है। और कहने वाला कहता भी है जब तक ये 3-4 का अच्छा सा एक मिक्सचर नहीं हो जाता, हालांकि कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है, बट इन जनरल अगर हम देखेंगे तो ये 3-4 मार्ग ही होते हैं मैक्सिमम लोगों के जीवन में। कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो सकती है, किसी में ज्ञान प्रोमिनेंट हो सकता है, किसी में भक्ति प्रोमिनेंट हो सकती है, पर अब कर्म जब हम बोलते हैं तो सेल्फलेस एक्शन है। बिना सेल्फलेस एक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसलिए सब चीज़ों का मिक्सचर हो। डज एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन? यस। हम जान नहीं सकते, वो बात अलग है, पर होता तो कारण से ही है, कॉज एंड इफेक्ट। एक चूज करना हो हैप्पीनेस और पीस में, तो क्या चूज करेंगे आप? अब तो पीस भी नहीं। क्यों? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरी कांटों से भी प्यार। फ्री विल और डेस्टिनी? जो हो रहा है सब बढ़िया। स्पिरिचुअलिटी के कुछ फायदे सर? मैं का गलना, मैं का छूटना, मैं का भ्रम टूटना, और जो असली है वहाँ तक पहुँचना। पहुँचा नहीं हूँ, बस यही फ़ायदा, और कोई फ़ायदा नहीं। बाकी तो उसके बाय प्रोडक्ट हैं। जीवन का सहज सरल हो जाना वो बाय प्रोडक्ट है। जीवन में शांति आ जाना बाय प्रोडक्ट है। शांति से चिपक जाना डेंजर है, पर जीवन में अगर हम सही मैं छूटता जा रहा है तो शांति अपने आप आएगी, सहजता आएगी, सरलता आएगी, मुखौटे उतरते जाएंगे। सो थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। अब कुछ 1-2 सवाल जो मैंने सोचा नहीं है, बट मुझे पता है कि जो मेरे ऑडियंस हैं उनके लिए शायद बहुत सारे काम की बातें हो सकते हैं। हमारे जीवन के अच्छे खासा वक्त हमारे काम में स्पेंड होते हैं, तो काम को लेकर आपका क्या नज़रिया होता है? क्योंकि हमारे जीवन का अच्छा खासा वक्त कंज्यूम होता है वहाँ पे। काम सेल्फलेस एक्शन, सेवा जिसको हम बोलते हैं, सेल्फलेस सर्विस। अगर काम सेवा हो जाए तो काम सुंदर है, अगर काम एस्केपिज्म बन जाए तो काम डेडली है। तो अगर मैं 10-12 घंटे अपने काम को देता हूँ, चाहे भले ही मैं उसमें डीपली इन्वॉल्व भी हूँ, पर मेरे पास समझ नहीं है, तो ये काम मेरे लिए एस्केप हो जाएगा, क्योंकि मुझे जीवन के और एस्पेक्ट्स में झांकने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। और ये गलतफहमी हो जाएगी जीवन बड़ा ठीक है। हमारे अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है, इतने सारे ट्रॉमा हैं, इतनी अटैचमेंट पड़ी है, बहुत कुछ हमारे अंदर पड़ा है, उसको देखने का मौका ही नहीं मिलता। अगर हमारा जीवन ठीक चल रहा है, विजिबल तौर पे ठीक चल रहा है, स्पेशली अगर किसी व्यक्ति को काम में इंटरेस्ट आता है और उसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा होता है, तो उसको तकलीफ नहीं होती काम में, ये हम देखते हैं। अब अगर उसको तकलीफ नहीं है तो क्या बोलेगा? वो कहेगा मेरे जीवन में परेशानी क्या है जो मैं तुम्हारी बात सुनूं। ठीक ही कह रहा है बेचारा, ठीक ही कह रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसका काम ठीक है और जिसको जीवन ठीक लगता है, पर उसने अभी स्वयं को जाना नहीं, अपने बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो 2 दिन खाली बैठ जाए बिना कुछ किए। और जब मैं बिना कुछ किए बोल रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा टीवी देखे, बुक पढ़े, है ना, अपनी जो हॉबीज है वो नहीं, कुछ भी परस्यू नहीं करना। वो 2 दिन में इतना कुछ सरफेस पे आ जाएगा कि आपको डरा के रख देगा, हिला के रख देगा। आपको पता लग जाएगा मेरे अंदर क्या क्या पड़ा है, जो मैं काम करता रहता हूँ और जो जितनी भी चीजें करता रहता हूँ उससे ढका रहता है। अब आदमी फिर एक और सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? वो बोलेगा पढ़ा है तो मेरे को क्या तकलीफ है, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ। सही बात है। तो उसका एक जवाब है मेरे पास, क्या? जिंदगी बड़ी मेहरबान है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट निश्चित तौर पे करेगी कि आप वो नहीं कर पाएंगे जो भी आप कर रहे हैं, और ये सब सरफेस पे आएगा।
तो अगर आपको इंतज़ार करना है तो कर लो, मर्जी है आपकी। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है जो खास करके मेरे ऑडियंस है, ऑडियंस क्या बोले, जो ये वीडियो को देखने वाले, वो उनकी एज थोड़ा सा शायद 20-22 ऐसी कैटेगरी में, और ज़्यादातर फाइनेंस के आसपास के लोग हैं। मुझे नहीं पता कि वो उनको ये कन्वर्सेशन कितना कैसे समझ में आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप एकांत में सुनिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो आप रिपीट मोड में सुनिए ताकि आपको कुछ बातें क्लिक हो जाए, और क्लिक हो जाए तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं इस कन्वर्सेशन को? जो मेरा मैसेज तो बहुत कॉमन सा ही है, शायद हर बार रिपीट ही होता है कि भ्रम से बाहर निकल आओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा अंदर देखो और थोड़ा जांच के देखो चल क्या रहा है। तो जांच के देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देगा जो सोचा भी नहीं होगा, और शुरू में हो सकता है डर भी लगने लगे, पर ठीक है, डरने की बात नहीं है। तो जीवन का बदलाव तो वहीं से चालू होगा जहाँ थोड़ा रुक के देखोगे, और लंबी यात्रा है। रुकना चालू करोगे और अंदर झांकोगे और फिर कुछ प्रैक्टिसेस की हेल्प लोगे और समझते चले जाओगे तो निश्चित तौर पे एक पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ शांति बढ़ने भी लगेगी। चिपकोगे नहीं, क्योंकि समझ में आ जाएगा शांति से चिपकना भी खतरनाक है। शांति बढ़ने लगेगी, सहजता सरलता आ जाएगी, मैं भाव छूटने लगेगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि अपने चला ही नहीं चल रहा। और यात्रा तो आगे भी है, पर इतना भर भी होगा तो आप देखेंगे एक डीप चेंज ज़िंदगी में आ जाता है यहाँ से, बट इतना सफिशेंट नहीं है। जब तक यात्रा पूरी नहीं है तब तक सफिशेंट नहीं है। कोई आप 2-3 प्रैक्टिस बताना चाहेंगे जो बिल्कुल नए लोग शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, नए लोग क्या पुराने लोग क्या, मैं तो विपश्यना की ही प्रैक्टिस करता हूँ, इकलौती प्रैक्टिस यही है मेरी। हाँ, कुछ सपोर्टिव प्रैक्टिसेस हैं जो हेल्प करती हैं, तो और भी लोग कर सकते हैं, बट जो बॉडी सेंसेशन ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्टली हमारे टेंडेंसीज, हमारे विकारों को जड़ से उखाड़ के निकालती हैं। तो उसका असर तो मैंने देखा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप विपश्यना के शिविर के लिए जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी कुछ तो चालू करें जाके। तो उसका जो पहली स्टेज है वो आनापान यानी ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। तो आप आती जाती सांस को जानेंगे, ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत हेल्प करती है, और फिर बॉडी सेंसेशन को न्यूट्रली महसूस करेंगे, तो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत हेल्पफुल है। और मैं अपने सेशंस में तो यही रिकमेंड करता हूँ मेजरली। कुछ चीज़ों की हेल्प लेने के लिए और भले ही बोल दूँ, पर क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत हेल्प करती हैं, अलग अलग तरीके की ब्रेथ वर्क होता है वो हेल्प करता है, बट जो प्राइमरी प्रैक्टिस मैं फॉलो करता हूँ वो तो विपश्यना की प्रैक्टिस है, बॉडी सेंसेशन ऑब्जर्वेशन। तो मैं आप लोगों को विपासना के बारे में बता दूं। विपासना एक ध्यान की पद्धति है और एक मेडिटेशन टेक्निक है जो बड़ा यूनिक है, और इनके ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका सेंटर बना हुआ है जहाँ पे आप जाके 10 दिन का या और भी डेज़ का हिसाब के से ध्यान होते हैं, और बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सो यहाँ पे हम सेशन को एंड करने से पहले 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो पहली बात, ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और कुछ सवाल है तो आप सवाल भी बताइएगा, और कुछ और भी आपके मन में चल रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये पॉडकास्ट उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लगता है कि जिनको नीड है, और क्या पता किसी के लाइफ में चेंज आ जाए, किसी का लाइफ बदल जाए या हेल्प हो जाए। किसी को फर्दर इस मार्ग पर अगर आगे बढ़ना हो कि हाउ टू नो माई सेल्फ, हु एम आई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, तो एक सोच खोलो फाउंडेशन है जो विशाल जी चला रहे हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, आई थिंक ऑब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, कि खुद को जानो, और उसको लेकर बहुत सारा इनिशिएटिव है जो ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हो गया या रिट्रीट हो गया या और भी जो मोड है उसके थ्रू। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ख़ास आपसे कोई चार्ज के लिए बाउंडेशन नहीं रहता, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट मिलेंगे। तो उसका डिटेल मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।